सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि राहु को या केतु को, दोनों को हम छाया ग्रह क्यों कहते हैं। जब राहु की बात आ रही है तो खाली राहु की बात नहीं होनी चाहिए। राहु के 3 नक्षत्र हैं। राहु का पहला नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र, जो स्ट्रॉम को दिखाता है। स्ट्रॉम यानी तूफान। अगर राहु मंगल के नक्षत्रों में बैठा है तो बहुत एग्रेसिव हो जाएगा, तोड़ फोड़, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, ये सब कर देगा। अगर राहु बुध के नक्षत्रों में बैठा है तो आपको ओवर एजुकेटेड बना सकता है। राहु देव, जिसको हम बोलते हैं कि हमारी कुंडली में जब किसी भी भाव में जब आते हैं तो वहां पे हमेशा तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप सभी की बहुत भारी डिमांड और बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद मैंने एक डिसाइड किया है कि आप लोगों को ऑफलाइन भी पढ़ाऊं। तो पिछले काफ़ी सालों से जो मैंने सीखा है, जो भी आप लोगों के लिए पढ़ा है और अपने लिए भी पढ़ा है, तो वो सभी आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश करूंगी। आप लोग जो भी ऑफलाइन प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, नवतारा या नक्षत्र के किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड है सीखने में, तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में जो हमने लिंक एंड नंबर दिए हैं उस पर कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। आपके जीवन में बदलाव लाने की हमेशा मैंने कोशिश की है और रियल एक्चुअल नॉलेज आपको देने की कोशिश की है। और मैं सिर्फ किताबी बात नहीं करती हूँ, हमेशा ऑब्जर्वेशन पे बात करती हूँ, वही आपको सिखाने वाली हूँ। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू वेरी मच। ज्योतिष में बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनको हम डिनोट करते हैं, अलग अलग चीज़ों पे देखते हैं, और सबसे ज़्यादा हम बात करते हैं राहु की। राहु प्लैनेट है, शैडो प्लैनेट भी बोला जाता है, मेलेफिक प्लैनेट भी बोला जाता है और अलग अलग नामों से जाना जाता है। आज हम जानेंगे कि इसे शैडो प्लैनेट बोलते क्यों हैं, और साथ में ये भी डिकोड करेंगे कि राहु हमारे पास्ट लाइफ के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, क्यों जुड़ा हुआ है। और इनके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि 12 भावों और अलग अलग प्लैनेट्स के साथ बैठकर या दृष्टि देकर ये कैसे रिजल्ट्स में परिवर्तन करता है। तो आज इन्हीं सब के बारे में हम जानने के लिए जुड़े हैं वापस से रजनी रानी जी के साथ, जो हमें समझाएंगी राहु के बारे में, और साथ में हमें ये भी बताएंगी कि कैसे ये प्लैनेट्स एक दूसरे के साथ काम करते आए हैं, कैसे मैम ने अपनी लाइफ में इतने सारे ऑकल्ट साइंसेस के साथ मिलकर कितने लोगों की लाइफ को सिंप्लीफाई भी किया है। तो चलिए जानते हैं, लेट्स डिकोड राहु। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, आप बताइए आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया मैम। मैम, राहु के बारे में बहुत कुछ सुनने में आता है। हम जब भी एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करते हैं या राहु के बारे में बात करते हैं कि राहु एक तो अनसर्टेन गेन्स देता है, अलग अलग चीज़ें देता है, एक भ्रमित करता है राहु। तो बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो हमें सुनने को आती है। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि इन्हें शैडो प्लैनेट क्यों बोला जाता है? जैसे आपने जो आज ये प्लैनेट की बात की है, राहु बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। जैसे जैसे हम लोग आगे बात करेंगे, और मैंने जैसे बाकी लोगों की कुंडलियों में अभी तक डिकोड करने की कोशिश की है। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि राहु को या केतु को, दोनों को हम छाया ग्रह क्यों कहते हैं। बिल्कुल सही। हालांकि ये कोई अलग अलग ग्रह नहीं है, ये मेजर 7 प्लैनेट हैं जो कि देखे जाते हैं ज्योतिष में, और 7 प्लैनेट से साथ इनको छाया ग्रह की जगह दी गई है। उसके पीछे कारण आप सभी स्टोरी जो जानते हो कि जब समुद्र मंथन हुआ तो स्वर भानु के नाम से जो थे, उन्होंने छिपकर जो है वो अमृत पिया, और उसको पीते हुए चंद्रमा और सूर्य ने देखा सबसे पहले। इसीलिए जो ग्रहण भी है राहु सूर्य और चंद्रमा को ही लगाता है। अच्छा। इसी वजह से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसकी उस चोरी को पकड़ने में उन्होंने हेल्प की देवताओं की जी। और उसके बाद क्या हुआ कि जब भगवान विष्णु ने स्वर भानु के 2 हिस्से किए तो धड़ अलग हुआ और अब सर अलग हो गया। तो सर के नाम को जो है वो राहु कहा गया और धड़ को केतु कहा गया। जी। दोनों को आप अलग कभी भी कंसीडर मत करिए, है तो वो एक ही डिजायर के 2 हिस्से हैं, बस वो फलित अलग अलग तरीके से अब करेंगे। अब वो क्योंकि एक बॉडी में एक जैसा नहीं है उनका फॉर्मेशन, वो 2 टुकड़ों में बट गया। इसको ऐसे समझ लो कि राहु देव, जिसको हम बोलते हैं कि हमारी कुंडली में जब कहीं पे भी किसी भी भाव में जब आते हैं
तो वहाँ पे हमेशा हमेशा अनसर्टेनिटी लेकर आते हैं। केतु जहाँ पे होता है वहाँ भी अनसर्टेनिटी होती है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे स्टेबिलिटी होती है। तो जहाँ भी राहु और केतु होंगे वहाँ अनसर्टेनिटी होगी, क्योंकि कंप्लीट नहीं है ना। हाँ जी। एक इंसान दो हिस्सों में बट गया, तो आधी डिजायर कहीं और चलेगी, आधी कहीं और चलेगी, वो भी अधूरा। तो फिर ये पूरे कैसे होंगे? पूरे तो ये एक दूसरे के साथ मिलकर ही होते हैं। तो हमेशा मैं बोलती हूँ कि राहु की एक्शन को अगर आपने पहचानना है तो उसकी एक्शन जो है वो केतु करवाता है। अच्छा। कि मान लो कि आपने कोई प्लान बनाया कि कल से मैंने एक SIP शुरू करनी है और SIP जो है अब मेरे को रेगुलर करनी है, लेकिन आप मेरे को बताओ कि क्या सोचने से SIP हो जाएगी? नहीं, एक्शन लेना पड़ेगा। आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा ना। तो काम कहाँ से करोगे? फिजिकली करोगे ना। तो केतु धड़ का कारक है, तो आप क्या करोगे? हार्ड वर्क करोगे। तो राहु की प्लानिंग को पूरा हार्ड वर्क में कन्वर्ट करके केतु से करवाता है वो। तो इसलिए हमको रिजल्ट देखना है तो खाली राहु से मत देखिए, बिकॉज राहु इज ओनली फॉर प्लानिंग, अच्छा। ओनली फॉर डिजायर, ओनली फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, कि यहाँ पे ये लोग बैठेंगे, यहाँ ये बैठेंगे, यहाँ ये बैठेंगे, यहाँ पे इतना पैसा लगाना है, यहाँ पे इतना पैसा, ये वाला घर खरीदना है, ये प्लानर है पूरा। ये पूरी की पूरी एक तरह की एरिया है आपकी लाइफ का, जहाँ पे लगातार कोई ना कोई प्लानिंग चलती रहती है। ठीक है, इसलिए राहु को छाया ग्रह कहा जाता है, क्योंकि वो कंप्लीट एक बॉडी में ना होने की वजह से कहीं ना कहीं दो हिस्सों में, जैसे कहते हैं कि अधूरापन जो है, वो अधूरेपन की वजह से इनको कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि छाया ग्रह कहा जाता है। तो मैम, क्या हम राहु को सीधे सीधा अपनी पास्ट लाइफ के साथ जोड़ सकते हैं कि क्या हमारा हिडन कोड है, हम जान सकते हैं इसमें? राहु को स्पेशली अगर मैं कहूँ तो वो पास्ट लाइफ की आपकी डिजायर को दिखाता है। अच्छा। जैसे मैंने आपको बोला कि आप प्लानिंग करते करते चले गए दुनिया से, प्लानिंग अधूरी रह गई। हाँ जी। अब वही माइंडसेट लेकर आप राहु जब आपका जिस भाव में होगा ना, वही आपकी मेमोरीज, वही आपकी जो स्किल, वही आपकी सारी प्लानिंग्स वहाँ पे नजर आएंगी। अच्छा। तो राहु बेसिकली क्या होता है कि आपके दिमाग की जो लहरें होती हैं, दिमाग की जो फ्रिक्वेंसी होती है, या आपके माइंडसेट को ये कंट्रोल करके उसको अपने अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश करता है। जितने भी हमारे ग्रह हैं वो सभी चंद्रमा के जब नक्षत्र बन के आते हैं, जैसे चंद्रमा का नक्षत्र जब राहु बनेगा उस समय वो आपके मन के ऊपर, आपके मन के अंदर क्या डिजायर लेकर पैदा हुए। आप जब राहु की बात आ रही है तो खाली राहु की बात नहीं होनी चाहिए। राहु के 3 नक्षत्र हैं। अच्छा। राहु का पहला नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र, जो स्ट्रॉम को दिखाता है। स्ट्रॉम यानी तूफान। जब कोई स्ट्रॉम आता है, सुनामी आती है, आपने देखा है पुराने पेड़ उखड़ जाते हैं वहां से, पुराने घर उजड़ जाते हैं वहां से, नया सब कुछ हो जाता है, वहां पे कुछ नया ही करना पड़ेगा, पुराना खत्म। दिस इज आर्द्रा। ओके। मान लीजिए कोई अभी तक जो है वो एजुकेशनल फील्ड में था, लेकिन अभी वो सीधा जो है वो किसी कैफे को खोल के बैठ गया या रेस्टोरेंट को खोल के बैठ गया, तो ये नया ही हो गया, आप पुराना नहीं करोगे वहां पे। इसमें दूसरी चीज कि दूसरा नक्षत्र इसका शतभिषा है। तो शतभिषा क्या दिखाता है? शतभिषा जो है वो आपकी वो मेमोरी है, आपके अंदर वो डिजायर है जो कि किसी चीज को रेनोवेट करना जानती है। अब यहाँ पे यही लोग फंस जाते हैं। सिर्फ राहु को देखकर आप इतना खुश मत होइए। राहु का कौन सा नक्षत्र है? आर्द्रा है, शतभिषा है या स्वाति है? तीनों का नेचर अलग है। अच्छा। राहु का नक्षत्र आर्द्रा क्या कह रहा है कि मेरे को पुराना कुछ नहीं चाहिए, आई हैव टू ब्रेक, मेरे को सब कुछ तोड़ना है, खत्म करना है, मेरे को नया चाहिए। स्वाति कहती है कि मैं कुछ नया बना के दिखा सकती हूँ, मेरे को लगातार बनाते रहना है, बनाते रहना है, बनाते रहना है, ये थकते नहीं है इसीलिए। ठीक है, जब स्वाति के अगर गुण देखेंगे। शतभिषा क्या है? शतभिषा असल में नक्षत्र है, वो कहीं ना कहीं आपको ना बहुत इंट्रोवर्ट कर देता है, बहुत इनर होल में ले जाता है, आपको अपने अंदर समाहित कर देता है। तो जब आपका कोई भी प्लैनेट शतभिषा में होगा तो वो बहुत सीक्रेटिव होगा। खाली राहु का नक्षत्र कह के हम ये नहीं कह सकते कि ये सीक्रेटिव है, ये करेगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन करेगा या कुछ है। सिर्फ आपको ये देखना चाहिए कि राहु का वो है कौन सा नक्षत्र। आपको वहाँ पे उस प्लैनेट के जो रिजल्ट है उस नक्षत्र की क्वालिटी की अकॉर्डिंग मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे किसी का मून जो है वो आर्द्रा नक्षत्र में है। आर्द्रा नक्षत्र क्या होता है? इसको आंसू के साथ जोड़ते हैं, इसको रुद्र के साथ जोड़ते हैं, इसका देवता जो है वो रुद्र है, इसको स्ट्रॉम के साथ जोड़ते हैं,
विनाशकारी रूप में। लेकिन आप मुझे ये बताइए, विनाश होता कब है? जब अति होती है किसी चीज की। जी। जब लोग गलत काम कर करके अति कर देते हैं, उस समय रौद्र रूप लेकर प्रलय आती है, और या फिर सुनामी आती है, या जैसे 2013 में जैसे बहुत बड़ी जो क्लाउड बस्टिंग हुई, या जैसी चीजें, ये सब हुआ क्यों? आपको ना पुरानी जो आपकी परंपराएं जो आप अति कर दी खराब करते करते, आप उस चीज की वैल्यू ही नहीं जान पाए, तो वहां पे वो उसको उड़ा देगा। अब तुम नए सिरे से क्रिएट करो। ये राहु हो गया, है ना। ऐसे लोग क्या करेंगे जिनका मून राहु में होगा? वो हर चीज में क्वेश्चनिंग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आप उनको बोलेंगे कि ये आप खा लो, क्या फायदा खाने का? क्यों खाऊं? क्या होगा इससे? कहाँ से लेकर आए हो? उसको क्या चाहिए? उसको उसके बारे में पूरा वो चाहिए। जब तक वो पूरी खोजबीन नहीं करेगा तब तक वो खाएगा नहीं। जिनके भी प्लैनेट्स आर्द्रा में होते हैं, यहाँ पे राहु को कंसिडर ना करके राहु के 3 नक्षत्रों से नाम से आप कंसिडर करिए कि कोई भी प्लैनेट आर्द्रा में है, वहाँ पे आपकी लाइफ में एक बार चीज़ें खत्म हो जाएंगी। वो खत्म कब होंगी वो आपका चार्ट बताएगा, दशा बताएगी, गोचर बताएगा कब खत्म होंगी। आपको वहां पे नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा एक बार उस भाव में, उस प्लैनेट के विद रिस्पेक्ट। जैसे मान लीजिए कि मून आर्द्रा में है और आप 10वें घर में लेकर बैठे हो, तो जब राहु की दशा आएगी तो आपके जो करियर है, वो करियर आप अपना पिछला सारा डिस्ट्रॉय करके, खत्म करके एक नया करियर अपना लोगे। आप अपने वो अति हो जाएगी वहां पे। यानी आप हो सकता है अपने वर्क प्लेस पे इतने दुखी हो गए, लोग आपको इतना परेशान करे कि आप वहां से कह रहे हो कि अब मूव ऑन, दैट्स ओके, अति हो गई, मेरे को जाना है यहाँ से। जब स्वाति की बात आती है तो कोई भी प्लैनेट राहु के अगर विद रिस्पेक्ट हम देखते हैं, यहीं पे हम ज्योति गलती कर देते हैं। सिर्फ राहु को नहीं कंसिडर करिए। राहु इज अ प्लैनेट, लेकिन उसका नेचर कौन बता रहा है? उसके 3 पार्ट बता रहे हैं। जैसे हमने आर्द्रा की बात की, ऐसे ही हम स्वाति की बात कर रहे हैं। अब जिनके भी प्लैनेट स्वाति नक्षत्र में हैं, तो स्वाति नक्षत्र वाले लोग अगर आपको कभी मिल जाएं, जैसे मैं तो हूँ ही, मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग, ज़्यादातर स्वाति वाले लोग ही, लगातार नया नया नया। अब ये कहते हैं, ये लोग ऐसे होते हैं कि इनका जो सिंबल है वो सीप में मोती की तरह है। अच्छा। कि ये लोग खोद के नॉलेज कहीं से भी ला के लोगों को दे सकते हैं। ये कभी भी किसी चीज को देने में जो है कभी भी कम नहीं होंगे। स्वाति का है तो राहु ही। अगर हम सीधा राहु पे चले जाएंगे, राहु यहाँ पे है, राहु की दशा नहीं, आप देखो कि वो कौन सा नक्षत्र है। अगर स्वाति है तो वहां पे लगातार आपको पढ़ना पड़ेगा। वो पढ़ाई का नक्षत्र है एक तरह का। आपके पास वो पावर है कि आपके पास कुछ भी XYZ आ जाए, आप उसको करके दिखा सकते हो, इतनी पावर है। चाहे वो चीज आपने कभी जिंदगी में की है चाहे नहीं की है। आपके सामने सिलाइयां रख देगा ना कोई बुनने में, तो आप वो बुन के दिखा दोगे। आपको कोई कहेगा कि पेंटिंग करके दिखा दे, आप वो भी करके दिखा दोगे। मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं, मैंने देखा है। एक तरफ से वो अच्छा खाना भी बना रहे हैं, अच्छे स्पीकर भी हैं, अच्छे टीचर भी हैं, अच्छे पेंटर भी हैं। दिस इज स्वाति, ठीक है। शतभिषा क्या होता है? शतभिषा बहुत सीक्रेटिव है। तो आपके जो भी प्लैनेट शतभिषा में चले गए, वो बहुत सीक्रेटिव हो जाते, इनर में चले गए, वो बाहर नहीं दिखाना चाहते बिल्कुल भी। अब उल्टा हो गया ना। अब आप सीधा राहु के देखेंगे कि मेरा सूर्य राहु के नक्षत्र में है तो ये कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा ना आपके साथ। आप उस प्लैनेट की एनर्जी को समझ नहीं पा रहे जो राहु आपको दे रहा है। तो राहु अपने नेचर को अपने इन 3 नक्षत्रों के थ्रू देता है। तो जब हम इसकी बात करेंगे शतभिषा, तो वो आपको अपने हिडन, जो आपके अंदर की, जैसे कहते हैं कि तंत्र में जो लोग चले जाते हैं, अपने अंदर को जो रिफॉर्म करना जानते हैं, अपने अंदर भीतर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लेकर बैठे हैं, किसी को बताते नहीं हैं, लेकिन जब वो निकलेगा तो वो सामने वाला इंसान शायद सोच भी नहीं सकता कि ये इतना पावरफुल इंसान था। तो संन्यास, मेडिटेशन, जितने भी लोग शतभिषा वाले लोग हैं, वो ज़्यादातर इन चीज़ों में जाएंगे। जो विद्या है वो वाली पसंद आएगी जो कभी दिखाई नहीं देगी, और जिस पे उसको बीच में किसी को दिखाना भी नहीं है, तो वो इंटरनली ही काम करने वाला शतभिषा नक्षत्र है। इन नक्षत्रों के बारे में बहुत सारी वेरिफिकेशंस है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि लोगों को एनर्जी समझ आए। खाली राहु राहु लेकर जो है वो लोग जो है परेशान होते हैं, वो मत समझिए। आप सिर्फ ये समझने की कोशिश करिए कि राहु सिर्फ एक छाया ग्रह के तौर पे है, तो वो ऐसे एक सिंगल एनर्जी नहीं है, उसकी 3 तरह की एनर्जी है।
तो आपका कौन सा प्लैनेट क्या एनर्जी लेकर बैठा है, तभी आप उसके बारे में जान पाओगे। तो मैम जैसे कि अभी आपने बताया कि ये 3 अलग-अलग नक्षत्रों का जो स्वामी है वो राहु है। तो क्या राहु इन तीनों में सेम ऐसे रिजल्ट देता है या इनके रिजल्ट्स भी बहुत डिफर करते हैं? बिल्कुल डिफर होंगे। जैसे मैंने आपको नेचर बताया कि आर्द्रा जो है वो रौद्र रूप है, जी। तो आर्द्रा वालों की जिंदगी में स्टॉर्म चलते ही रहते हैं। 7 मेजर प्लैनेट आपके बताएं, 2 छाया ग्रह, जो भी 9 में से प्लैनेट आपके आर्द्रा में चला गया, वहां पे आप देखना लाइफ में कुछ कुछ समय के बाद क्या आएगा, स्टॉर्म आएगा। सिंपल वर्ड से जान लीजिए, ठीक है। स्वाति है तो वहां पे आपको लगातार 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 लर्निंग करनी पड़ेगी, तब वो भाव जो है वो आपको काम करके देगा। तीसरा जो शतभिषा है वो काम तब करके देगा जब आप इनर कोर पे काम करोगे, इंटरनली बैठकर, शोर शराबा नहीं, इनर कोर पे काम करना पड़ेगा आपको, इनर माइंड पे, इनर सोल पे, तब आपका वो काम होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जब हम ज्योति इनके रिजल्ट्स की बात करते हैं तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जो राहु और केतु दोनों स्पेशली ये कठपुतली है किसी भी राशियों की। क्यों कठपुतली है? क्योंकि ये सेल्फ का रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि इनके पास कोई भी पूरी आइडेंटिटी नहीं है। आदि केतु के पास है, आदि राहु के पास है, बिल्कुल। तो अब जब आपके पास पूरी आइडेंटिटी नहीं होती तो फिर आपको कौन रूल करता है? आपको दूसरे लोग रूल करते हैं। बिल्कुल। इसको आप ऐसे समझ लो कि अगर राहु की आप वेरिफिकेशन देखना चाहते हो कि मेरे चार्ट में राहु कैसा काम कर रहा है, तो वो किस राशि के तत्व में बैठा है, अच्छा, किस राशि के त्रिकोण में बैठा है, ये 3 चीजें देखकर आप अंदाजा लगाओगे कि राहु क्या कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले लेते हैं कि जैसे राहु अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं आर्द्रा में, और वो मंगल की राशि में बैठ गए। अच्छा, अब ये एक डिजास्टर कॉम्बिनेशन हो गया कि एक तरफ तो राहु पास्ट लाइफ है, एक तरफ तो मंगल अग्नि की जो है वो तत्व लेकर बैठा है, उधर से राहु अपने ही नक्षत्र आर्द्रा स्ट्रॉम में आ गया। अब ये बंदा अगर कहीं पे मून साइन मेष लेकर बैठ गया या लगन में ये बैठ गया, ये राहु लेकर मेष राशि का, वो भी पर्टिकुलर 6 डिग्री 40 मिनट पे, अगर कोई प्लैनेट इस डिग्री से लेकर 20 तक आपका बैठा है मेष राशि में, तो समझ लो कि आपका वो राशि जो है, यानी कि राहु के जो नक्षत्र है वो 3 राशियों में आते हैं बेसिकली, वो आते हैं हमारे 3 में, 7 में और 11 में। अब आप देखोगे कि अगर मेष राशि राहु वहाँ बैठे हैं तो वो राहु के ही नक्षत्र में बैठे हैं, आर्द्रा में बैठे हैं, तो कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, मंगल और राहु का बन गया, अंगारक योग बन गया। अब ये पर्सन को अगर आप इसकी लाइफ में देखोगे, इसको खुद नहीं पता है कि चल क्या रहा है इसको ज़िंदगी में, ये इतना गुस्सैल, इतना खुंदक, इतना एग्रेशन, इतना ओवर एक्टिव, इसको खुद नहीं पता लगेगा। जहाँ भी जाएगा ना वहाँ सबको ऐसा फील होगा कि भाई तूफान ही आ गया, जब से ये बच्चा आया ना इसने तूफान उठा रखा है। जहाँ पे भी आर्द्रा जिसका भी वो बन गया वहाँ पे अफलातून ही है। अब उसके साथ राशि ने उसमें, जैसे कहते हैं ना कि आग में घी का काम कर देना। अगर वो राशि अच्छी है तो राहु थोड़ा शांत होगा, तो राहु जैसे बुध की राशियों में, शुक्र की राशियों में कंफर्टेबल है, लेकिन वहां भी स्ट्रॉन्ग आर्द्रा ने तो लाना ही लाना है। शुक्र के साइन में बैठा है 2 नंबर में, ठीक है, और राहु अपने ही नक्षत्र में आर्द्रा में बैठा है, तो भाई पैसे को लेकर स्ट्रॉन्ग है, फैमिली को लेकर स्ट्रॉन्ग है, खाना कभी खाता नहीं ढंग से, तूफान आया हुआ है पूरी फैमिली में। तो आर्द्रा जहाँ पे भी जिस प्लैनेट में बैठा जाकर, वहां पे क्या आना है, तूफान आना है। अच्छा, तो वहां पे आप सीधा सीधा तूफान देखोगे। अगर सूर्य का नक्षत्र लॉर्ड आर्द्रा बना हुआ है तो पिता तूफानी होंगे, इसको ऐसे समझ लो, ठीक है। अगर आपकी चंद्रमा का अगर आर्द्रा में बैठा है तो मदर तूफानी होगी। अच्छा, डिजास्टर इसका काम ही है। आर्द्रा वाले की पहचान क्या होगी, आपका वो प्लैनेट क्या करे, जहां भी जाएगा वहां से वो सेटिंग चेंज करा देगा। ये नहीं चाहिए मेरे को, ये चेयर ना यहाँ से यहाँ हटा दो। ये सिर्फ राहु से नहीं पहचान पाओगे आप, आपको नक्षत्रों की क्वालिटीज को पहचानना पड़ेगा। तो सीधा राहु से डरने की जरूरत नहीं है। राहु काम किसके थ्रू कर रहा है, राहु किसके नक्षत्र में बैठा है। अगर राहु अपने नक्षत्रों में बैठा है तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, नेचुरल है। अगर राहु मंगल के नक्षत्रों में बैठा है तो बहुत एग्रेसिव हो जाएगा जी, तोड़ फोड़, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, ये सब कर देगा। अगर राहु बुध के नक्षत्रों में बैठा है तो आपको ओवर एजुकेटेड बना सकता है, आपकी जो स्पीच होगी वो दुनिया से अलग होगी, बड़ी बात। इसलिए बुध के नक्षत्रों में अच्छा लगता है
कि क्योंकि राहु के पास प्लानिंग है, बुध के पास क्या है, जुबान है, वो अपनी प्लानिंग को अपनी जुबान के थ्रू क्या कराएगा, एग्जीक्यूट। तो वो किसके थ्रू करा सकता, मंगल नहीं करने देता उसको, मंगल उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो वो उसको अच्छा नहीं लगता। बुध उसको कहता है कोई नहीं तू प्लान बता, मैं तेरा एग्जीक्यूट करके देता हूँ, कंफर्टेबल। शुक्र क्या कहता है, तू पैसे का प्लान बता, मैं करता हूँ आगे। शुक्र के साथ भी ठीक है। शनि के साथ क्या होगा, शनि के साथ भी यही है कि अगर वो शनि के साथ या शनि के नक्षत्र बनकर अगर वो आ गया राहु, तो वहां भी वो आपकी प्लानिंग को ही बताएगा। ओवरऑल प्लानर है, लेकिन वो प्लानिंग है कैसी, वो आर्द्रा, स्वाति या शतभिषा बताएगी। अच्छा, कि वो प्लानिंग आपकी उखाड़ने की है, नई रेनोवेट करने की है, या फिर वहाँ चुपचाप कुछ और ही इन्वेंशन करने वाले हो आप। ठीक है, तो इस तरीके से सबको ये देखना चाहिए कि आपके राहु किस नक्षत्र में है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। और दूसरी चीज़ कि वो आपका राहु किस साइन में है। जब गुरु के साइन में बैठते हैं राहु, या उन राहु के नक्षत्र गुरु बन जाए, गुरु के नक्षत्र 3 होते हैं जैसे, तो तीनों का ही स्वभाव अलग है। जैसे राहु के 3 नक्षत्रों का स्वभाव अलग है, ऐसे ही सारे नक्षत्रों के स्वभाव अलग है। गुरु के 3 नक्षत्र कौन से हैं, पुनर्वसु, विशाखा और उत्तरा भाद्रपद, 3 है, तीनों का नेचर अलग है। अब राहु पुनर्वसु में बैठा है, विशाखा में बैठा है, या फिर तीसरे में बैठा है, वो उस हिसाब से नॉलेज को प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा। अच्छा, राहु का नक्षत्र और जुपिटर बैठा है, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि वो एनर्जी प्रोड्यूस क्या कर रहा है वहां पे। तो राहु गुरु के साथ, या राहु के नक्षत्र गुरु बन जाए किसी भी तरह से, या गुरु के साइन में राहु बैठ जाए, तो वहां पे आपको ओवरवेलमिंग कर देता है, ओवर डोनेटर बना देगा, ओवर चैरिटेबल बना देगा। अरे मेरे भी कपड़े ले जाओ, तुम अपना काम कर लो बस। आपको क्या कहेगा, आप उधार ले लेके लोगों को दान करना शुरू कर दोगे। भाई चैरिटी का प्लैनेट है गुरु, गुरु को कुछ और आता नहीं। जितने भी लोग डिजास्टर मैनेजमेंट करते हैं तो उनका गुरु किसी भी तरह से आर्द्रा से जुड़ेगा। अच्छा, क्यों, क्योंकि गुरु क्या है, वो मैनेजमेंट करने का, भलाई करने का प्लैनेट है। अब यहाँ पे आर्द्रा स्ट्रॉम है, डिजास्टर है, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन इंसान को एक अच्छा डिजास्टर मैनेजमेंट सिखा सकता है जी। तो कितनी अच्छी चीज़ है ना। हम उस चीज़ को उस तरीके से प्रेडिक्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। सामने वाले को, भाई तू जहाँ जाता है तो क्या वहाँ पे वो बंदे को सारा मैनेज करना आता है, जितनी बड़ी मुसीबत मर्जी आ जाए, अगर गुरु आर्द्रा के साथ जुड़ा है तो वो हमेशा चीज़ों को कंट्रोल करके ठीक करने की कोशिश करेगा। तो मैम जैसे अभी हमने जाना कि 3 नक्षत्र हैं राहु के और ये अलग अलग अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाते हैं, तो ये हमारे पास्ट लाइफ को कैसे कैसे दिखाते हैं, अगर हम इनको डिकोड करना चाहें तो कैसे बताएगा ये? वैसे तो पास्ट लाइफ हम लोग 12th हाउस से देखते हैं। अच्छा, जिन भी लोगों के 12th हाउस में कोई भी ग्रह है वो राहु के नक्षत्र में है, या खुद राहु और केतु 12th साइन में है, या 12th हाउस में बैठे हैं, तीनों तरीके से देख सकते हो आप। जिनके 3, 7 या 11 12th हाउस में है, वो भी 6-40 डिग्री के आसपास के हैं। अच्छा, इन लोगों की पास्ट लाइफ की बहुत बड़ी पेंडिंग कर्मास होती हैं। ओके, कहीं ना कहीं इन लोगों की कुछ ऐसी क्वालिटीज़ जो है पिछले जन्म के साथ में ज़रूर आती हैं। वैसे अगर पास्ट लाइफ के साथ जोड़ा जाए तो राहु को हम बोलते हैं कि ये हमारे न्यूरोलॉजिकल पैटर्न पे इस तरीके से काम करता है कि जो भी आपकी स्किल है, जो भी आपकी महारत है, वो आप पास्ट लाइफ में कैसे कहाँ पे यूज़ कर रहे थे, उसी को आप कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पे आते। अच्छा, जैसे मान लीजिए पिछले जन्म में आपको पैसा बहुत अच्छा कमाना आता था, एक अच्छे खासे सेठ थे आप, आपके पास वो स्किल बाय डिफ़ॉल्ट थी। अब राहु जहाँ पे बैठेगा वही स्किल आपके अंदर लेकर आएगा, आपको पास्ट लाइफ की वहाँ डिज़ायर को दिखाता है कि मेरे को ना ये वाली चीज़ आती है, आप मेरे से ये वाली चीज़ करा लो। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि डिज़ास्टर का कारक है आर्द्रा। अगर उस बंदे को ये पता चल जाए कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पे डिज़ास्टर ही क्रिएट होता है, वहाँ पे मैसी हो जाती हैं चीज़ें, हिलनी शुरू हो जाती हैं, तूफान आ जाता है। हाँ जी, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं मैं हमेशा बोलती हूँ कि पास्ट लाइफ इस वजह से, अगर आपकी ऐसा कोई बच्चा आपके घर में है, आपका बहन भाई, आपका दोस्त है, आपको उसके पास बैठ के अनकंफर्टेबल फील होगा अगर,
तो राहु कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे ये सिखाता है कि आपको वहाँ नई कुछ लर्निंग करने की ज़रूरत है। पास्ट लाइफ क्या होती है? पास्ट लाइफ है कि आपके डीएनए में और आपके थॉट प्रोसेस में क्या चीज़ें जो है वो डीएनए के थ्रू यहाँ पे आई हैं। अच्छा। राहु को हम दादा परिवार के साथ जोड़ते हैं। राहु को हम अनजान लोगों के साथ भी जोड़ते हैं, जो लोग भिखारी होते हैं, जो अदर कास्ट के लोग होते हैं, या फिर जैसे विदेश या फिर जेल, या जितने भी वो जगह जहाँ पे ना लोग आमतौर पर जाना पसंद नहीं करते। वो जगह विदेश कौन जाना पसंद करता है? वो किसी वजह से ही जाते हैं, वरना कोई बेशक कोई खुशी खुशी चला जाए लेकिन उसके बाद उसको क्या है, वहाँ पे पेन ही फील होता है कि मैं क्यों आ गया। तो राहु जब पास्ट लाइफ में आप देखना चाहते हो अपने चार्ट में, तो आप जहाँ वो बैठा है वो देखना है आपने, और वो किसके साथ बैठा है, किसके साइन में बैठा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके लगन में ही राहु बैठा है, लगन में आप 4 नंबर की राशि में राहु लेकर बैठ गए, ठीक है। और दूसरा, अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है कि राहु है प्लस चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा कर्क राशि का मालिक है। अच्छा। बाय डिफॉल्ट आपका वहां पे चंद्रमा नहीं बैठा, लेकिन राशि तो चंद्रमा की है, तो चंद्रमा और राहु, अब आपका घर विदेश में या घर से दूर होना तय है। अच्छा। ऐसा क्यों? क्योंकि पीछे से ही ऐसी चीज आ रही है आपके दिमाग में कि मेरे को यहाँ नहीं रहना, जहां आप पैदा हुए हो मेरे को वहां नहीं रहना, क्योंकि आप पहले भी कहीं और थे। आप इस जन्म में चंद्रमा के साइन में, जहां पे भी जिस साइन में राहु बैठेंगे, वो नहीं चाहिए आपको, मेरे को यहां से मूव ऑन होना है, मेरे को आगे जाना है। तो ऐसे लोग क्या करेंगे? फौरन चले जाएंगे, या घर बार अपना कहीं बेच बाज के अपनी नेटल प्लेस से कहीं और बस जाएंगे। ये बहुत बार ऐसा देखा गया है, ठीक है। जैसे राहु मंगल के साइन में बैठा है, तो ऐसे लोगों को ये देखना चाहिए कि मेरी पास्ट लाइफ से कहीं ना कहीं मंगल हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ को दिखाता है, अच्छा। हमारी पर्सनालिटी को दिखाता है, और हमारी जो जितनी दिनचर्या होती है, हमारा ब्लड जो होता है, हमारे खून के रिश्तेदार जो होते हैं, उनके साथ बनेगी नहीं आपकी। अच्छा। ये आपका कार्मिक पैटर्न है, वो नहीं बनेगी तो आप उनसे दूर जाना शुरू, या वो लोग दूर चले जाएंगे। यही आपकी डेस्टिनी राहु दिखाता है। शुक्र के राशियों में जैसे मैंने बोला, वहां पास्ट लाइफ से क्या दिखा रहा है? 2 नंबर में बैठा है, फैमिली से दूर जाना है, पैसे के लिए जाना है, ठीक है। 7 नंबर में बैठा है, पार्टनर से दूर जाना है, बिजनेस के लिए जाना है, ठीक है। अब आपकी वो राशि ही डिसाइड करती है कि आपको दूर जाना क्यों है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि दूर की ही बात क्यों करे जा रहे हैं मैम? क्योंकि राहु जहाँ पे बैठते हैं उसको वो चीज़ की महारत ऑलरेडी है, उसको वो चीज़ ऑलरेडी मिल जाती है। अच्छा। वो ऑलरेडी उसको घर मिला हुआ होता है, वो वहाँ से अब आगे जाना चाहता है, वो ऑलरेडी भोग चुका है। वो जैसे राहु कर्क राशि में बैठा है, तो घर का सुख भाव होता है 4 नंबर, वो सब भोग के आया है, अब नहीं चाहिए। अब वो इस बारी क्या कह रहा है? सुख को त्याग के कुछ नया करना है, तो अपना घर बार छोड़ के आप निकल जाते हो, राइट। राहु अगर आपका लिब्रा में है, तो लिब्रा में क्या है? रिलेशनशिप है, मैरिज है, बहुत अच्छी हो जाती है मैरिज, लेकिन ये वाला पार्टनर नहीं चलेगा, इसके अलावा कुछ और ऑप्शन, या फिर इसको मैं थोड़ा और, मेरे को अपडेटेड मिलना चाहिए था। तो क्या ये मैरिटल अफेयर्स को भी दिखाता है? मैरिटल अफेयर्स को खाली 7 नंबर राशि नहीं दिखाती, और भी बहुत सारे भाव जुड़ने चाहिए, तब ये हिडन एक्टिविटी होती है, सामने से नहीं। रिलेशन, गठबंधन, ये 7वां भाव है। तो राहु यहाँ गठबंधन करा देगा आपका, सब कुछ करा देगा, लेकिन वहाँ टिक नहीं पाओगे, क्योंकि टिकना आता नहीं उसको। राहु जहाँ पे बैठा है वो भोग चुका है, पिछले जन्म का सुख ले चुका है, अभी नहीं लेना। बिना मतलब से आप रिश्तों को लात मार के आगे निकल जाओ। यही तो डेस्टिनी है ना, यही तो पेन है आपकी, कि आपको जो चीज़ मिल रही है आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाते वहाँ पे, है ना। जैसे शनि की राशियाँ हैं 10 और 11, एक तो राहु की खुद की राशि है, वो शनि को लॉर्ड है, शनि और राहु 11 की, और 10 नंबर। तो 10 नंबर में अब क्या है कि करियर की इतनी ज़्यादा एक्सेस नॉलेज है, जहाँ भी जाएगा अरे ये नहीं करना, उसको एडिक्शन है काम की, उसको हर काम छोटा लगता है, छोटा लगता है तो उसके लायक कोई काम बचेगा नहीं। अब वो हर काम को छोटा समझेगा, हर चीज़ में चेंज चाहिए उसको, क्योंकि उसके पास एक्सपर्टीज इतनी है, उसके पास उस चीज़ की नॉलेज इतनी है कि वो सबको बताता फिरेगा, और कहीं ना कहीं अपने दुश्मन खड़े करेगा, वो वहाँ से मूव ऑन होगा।
इसीलिए शनि राहु जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन करियर में लगातार 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 करवाता रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो फॉरेन चला जाएगा, आईटी में चला जाएगा, किसी ऐसे एरिया में चला जाएगा जहां लगातार रिफॉर्म होता हो। ठीक है, तो इस तरीके से देखना चाहिए। दूसरा, अगर गुरु की राशियों में पास्ट लाइफ की बात करें तो एक्सेस ऑफ नॉलेज ये लेकर आया है। जिनका भी गुरु राहु है या फिर गुरु का नक्षत्र राहु बैठा है या गुरु की राशि में राहु बैठा, भाई इन लोगों के सामने बोल नहीं सकते आप, ये बोलने नहीं देगा किसी को। उसके पास एक्सेस ऑफ नॉलेज है, सामने वाला बंदा परेशान। जैसे आपने बोला कि ये वाला चीज़ ना कैसे होती है ज़रा बताना, वो दूसरा चैट जीपीटी है। आप उससे एक चीज़ पूछेंगे वो 10 चीजें वो बताएगा। 10 नहीं बताएगा, 1000 चीज़ें बताएगा। और आपको वो इस तरीके से एक्सप्लेन करेगा कि आप अपने सर पे हाथ मारोगे मैंने क्यों पूछा इससे। भाई जो तो रहने दे। तू रहने दे। होता है ना, कई लोग है ना ऐसे जी। गुरु राहु, एक्सेस ऑफ नॉलेज। वो हमें क्या लग रहा है कि हम ऐसे लोगों को देखकर क्या कहते हैं, यार इसके पास नॉलेज आई कहाँ से है, इतनी छोटा सा तो है ना। लेकिन वो इस जन्म की नहीं है भाई, वो एक्सेस नॉलेज पीछे से भरा है। अब उसको बदलना है, अब उसको देना है। तो वो फिर सामने वाले को कहीं अच्छा नहीं लगता, तो फिर क्या करेंगे ऐसे लोग, दूसरों की नॉलेज को काटना शुरू कर देंगे। ये सही नहीं कर रहा, ये सही नहीं कर रहा, इसको ऐसे कराना चाहिए, इसको ऐसा कराना चाहिए, इसको ऐसे कराना चाहिए। इस वजह से आप कहीं ना कहीं वहाँ पेन झेलेंगे। ठीक है, आपको जो भी टीचर पढ़ाएगा आपको लगेगा ये तो मुझे आता है, ये तो कुछ भी नहीं कराया इसने, 20,000 रुपये लेके आपको ये नॉलेज देगा वो। तो इसलिए मैंने देखा है कि गुरु की राशियों में राहु एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर बनाता है। अच्छा, तो जितने भी टीचर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, चाहे वो खान सर है, चाहे फिजिक वाला है, चाहे बहुत सारे टीचर, मेरे हिसाब से उनके सबके चार्ट में जुपिटर राहु है। वरना मुझे नहीं लगता कोई 30 साल में, 35 साल में या 40 साल में इतनी नॉलेज गेन कर सकता है। कहीं पास लाइफ से उसकी न्यूरोलॉजिकल पैटर्न ही उस तरीके से बनाता। जी। बुध के साथ इसका क्या कार्मिक पैटर्न है पास्ट लाइफ का, अगर हम कहें तो बुध की राशियों में ये क्या करता है, ज़्यादा बोलने वाला, एक्सेसिव स्पीच, बिना मतलब से आपका जो कम्युनिकेशन लेवल जो है वो या तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बोलेंगे तो फाड़ देंगे सबको, या फिर बिल्कुल ही नहीं बोलेंगे। क्योंकि राहु के 3 नक्षत्र हैं, जैसे मैंने बोला, आर्द्रा है तो फाड़ेंगे, है ना। और अगर कहीं पे स्वाति है तो अलग तरह से बिहेव होगा आपकी स्पीच का, और शतभिषा है तो नहीं बोलेंगे। आप बहुत सीक्रेटिव, आपकी बात कोई जान नहीं पाएगा, आप कभी अपनी बात को एक्सप्रेस करोगे नहीं। तो समझने वाली बात यह है कि ये जो पास्ट लाइफ से आपकी जो मेमोरीज को लेकर आता है, आपके न्यूरोलॉजिकल पैटर्न में जो फीड होके आती हैं आपकी चीज़ें, वो राहु ही बताता है कि यहाँ पे ना एक्सेस है, ये एक्सेस को कंट्रोल करिए। किसके थ्रू करना है, उस राशि के थ्रू करना है और उस प्लैनेट के थ्रू करना है। वहाँ पे समझिए कि अगर आपको कोई समझाता है तो वहाँ पे सुनना शुरू करिए। ठीक है, आप बहुत नॉलेज लेकर आए हो, आप बहुत नॉलेजेबल हो, आपको 50 साल का एक्सपीरियंस है, आपको 40 साल से, लेकिन कहते हैं ना शेर से सवा शेर भी दुनिया में बैठे हैं, हो सकता है आपसे ज़्यादा भी किसी को, तो वहाँ पे सुनने की आदत डालनी चाहिए। तो मैम, जैसे हमने अलग अलग पैटर्न्स जाने अलग अलग प्लैनेट्स के राहु के नक्षत्रों में, तो अगर हम बात करें रेमेडी पार्ट की, अगर किसी चीज़ की एक्सेस भी बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर कोई रेमेडी ऐसी हो ताकि हम उन चीज़ों को बैलेंस कर सके, लाइफ को और सिंप्लीफाई कर सके। राहु की सबसे अच्छी रेमेडी तो ये है कि जो आपकी एक्सेस नॉलेज आई है आपके उस एरिया में, अपनी कुंडली में देखिए किस राशि में है, कुंडली में देखिए कि राहु खुद किसके नक्षत्र में बैठे हुए हैं, फिर कुंडली में आप ये देखिए कि वो युति किसके साथ बना के बैठा, वहाँ सारा कुछ एक्सेस ही है, तो वहाँ पे रिलीज करिए। अगर आपके पास नॉलेज ज़्यादा एक्सेस है, जैसे जुपिटर राहु का मैंने बताया कि जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड राहु है या राहु का नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर है, उसके साइन में बैठा, एक्सेस नॉलेज है, लोगों को भर भर के दीजिए। वैसे भी दे ही रहे होंगे, बट आप देते रहिए। लेकिन आप जब दे रहे हो ना, तो ये भी ध्यान रखना कि आपका पिछला फिर वो कार्मिक साइकिल, वो घड़ा खाली भी होना शुरू हो जाता है। तो आपको साथ के साथ नई चीज़ें सीखते भी रहना है। ये ना हो कि आप सिर्फ देते ही जा रहे हो, एक ही रूल सबको समझाए जा रहे हो, फिर सबको लगेगा कि ये तो इसके पास कुछ है तो है नहीं, एक ही बात को बार बार रिपीट करता रहता है। आप मल्टीपल वहाँ पे नॉलेज गेन करके मल्टीपल टाइप से लोगों को दीजिए। ठीक है, अपनी वहाँ पे जुगाड़ मत लगाइए, वहाँ पे आपको बहुत कुछ आता है। मैं हमेशा बोलती हूँ राहु को कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है,
उसको बहुत कुछ आता है। आपको वहाँ पे सिर्फ ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये जो मेरे पास एक्सेस नॉलेज है या मेरे पास एक्सेस यहाँ पे जो चेंजिंग मोड है, इसको मैं थोड़ा कंट्रोल करूँ उस राशि के थ्रू और उस प्लैनेट के थ्रू। जैसे शनि है तो हार्ड वर्क ज़्यादा करना सीखिए, ना कि आप सिर्फ प्लानिंग, सिर्फ दूसरों की गलतियाँ या फिर सिर्फ चेंज ही करते रहो। ये वाली जॉब अच्छी नहीं, दूसरे में जॉब अच्छी नहीं, तीसरे में। आप एक ही जगह पे रह के मेहनत करना सीखिए, सस्टेन करना सीखिए, ना कि आप लगातार चलाएमान रहे, क्योंकि राहु को टिकना नहीं आता। एयर एलिमेंट का ये प्लैनेट है, इसको वहाँ पे बहाव चाहिए, लेकिन साथ के साथ आपको ठहराव भी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर किसी को बहुत राहु से परेशानी है, बहुत आपको लगता है कार्मिक हिस्ट्री है, तो आप भगवान शिव की किसी भी फॉर्म में आराधना करिए। ओम नमो भगवते रुद्राय, ये आर्द्रा वाले बहुत अच्छे कर सकते हैं। सभी लोग जर्नल अगर करना चाहिए राहु के लिए, माँ सरस्वती की पूजा करिए किसी भी फॉर्म में। सभी लोग अगर और कोई रेमेडी करना चाहते हैं तो भगवान शिव का कोई भी आप ऐसा मंत्र जो कि बड़ी एनर्जीज को कंट्रोल करने के लिए है, जैसे कि नमामि शमीशान है, ठीक है, कर्पूर गौरम वाला है, कोई भी ऐसा मंत्र आप करना शुरू करिए। आप देखिए धीरे धीरे आपके अंदर उस एरिया में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके और बहुत कुछ आज हमने नया भी सीखा, नए कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना। और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे, और भी ऐसे नक्षत्र हैं, प्लैनेट्स हैं जिनकी लाइफ या जिनके पैटर्न्स को हमने डिकोड करना है। तो अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर भर भर के करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए टाइम टू टाइम लेके आ पाए। और साथ में ही अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चन रह गए हैं या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कंसीडर किया जाए। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू मैम।